चलिए भैया, आपकी क्लास प्रारंभ हो गई है। और देखिए, आज की क्लास में हमारा डिस्कशन जो होगा थोड़ा अलग होगा। अलग होने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि आज की क्लास में आज समानता जैसे वो राजनीतिक सिद्धांत आप कह सकते हैं, या समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य आप कह सकते हैं, उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी आपको लेकर के चलना है। यानी कि आज जो होगा आपके टॉपिक में बदलाव होगा। एक बात तो ये है, समानता को लाना अब काफी क्या है, जरूरी हो गया है। क्योंकि लोकतंत्र के संदर्भ में दुनिया भर की बातें क्या हैं, हमने अपनी कक्षाओं के दौरान डिस्कस कर ली हैं। लेकिन लोकतंत्र के संदर्भ में एक विचार हमारे मन में आया है, और हम चाहते हैं कि जो विचार हमारे मन में आया है उस विचार को आपके सामने क्या है, रख दिया जाए, है ना। विचार ये है कि एक सिद्धांत आता है जिसको अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी अजीब सा लगेगा। और अजीब सा क्यों लगेगा, इसी नाते हम उसका जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने करना चाहते हैं। असल में इस सिद्धांत को जो कहा जाता है, तो पहले तो आप इसका हेडिंग बनाइएगा। इस सिद्धांत को आप ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत। गहराई को समझना। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत। लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत। और हम तो ये कहेंगे कि आज इस सिद्धांत का पूरा पोस्टमार्टम करने के बाद आप घर में थोड़ा अपना समय देना इसको, और अलग तरीके से क्या है, आप अपनी यहाँ पर क्या है, जो लैंग्वेजेज हैं उनको लाने का प्रयास करना, काफी अच्छा आपको लगेगा। सबसे पहले ये कहना सीखो कि ये जो आपका लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत है ना, इसके प्रतिपादक कौन है। इसके प्रतिपादक कौन, ये सवाल आ सकता है। प्रतिपादक कौन, तो भाई लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत के जो आपके प्रतिपादक हैं, तो प्रतिपादक का नाम क्या होगा, माइकल। आप कहेंगे माइकल डोले। माइकल डोले इस सिद्धांत के क्या माने गए हैं, प्रतिपादक माने गए हैं। इस सिद्धांत के क्या माने गए हैं, प्रतिपादक माने गए हैं। माइकल डोले साहब को आप क्या कहेंगे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक मान के चलेंगे। अगली बात यह है कि मामला अगर किसका है, लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत का है, या लोकतांत्रिक शांति का जो आपका सिद्धांत है ना। देखो, लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत क्या चाहता है। पहली बात तो क्या है, आप थोड़ी छोटी लैंग्वेज बनाएंगे, विकास चाहता है। क्या चाहता है, विकास चाहता है। बिल्कुल, ये भी क्या चाहेगा, विकास चाहता है। तो आप यहाँ पर इसी प्रकार की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर आप जो बना के चलेंगे कि लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत जो है ये भी क्या चाहता है, विकास चाहता है। ये भी क्या चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, यानी कि विकास चाहता है। अगली बात क्या है कि लोकतांत्रिक शांति का जो सिद्धांत है, राज्यों को राज्यों को राज्यों को पारस्परिक राज्यों को पारस्परिक संघर्षों से बचाना चाहता है। 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 और अगर भाई ये राज्यों को पारस्परिक संघर्षों से बचाना चाहता है, तो यहाँ पर हम बड़ी बात ये भी लिख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि राज्यों के मध्य पारस्परिक राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग को स्थापित करना चाहता है। पारस्परिक सहयोग को स्थापित करना चाहता है। पारस्परिक सहयोग को स्थापित करना चाहता है। राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग को स्थापित करना चाहता है। आप ये बात क्या यहाँ पर बहुत आसान तरीके से क्या दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर के लोकतांत्रिक शांति का जो आपका सिद्धांत है, तो प्रतिपादक आप बताएंगे माइकल डोले साहब हैं, है ना। और यहाँ यही बात आप करेंगे कि लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत भी लोकतंत्र के अन्य सिद्धांतों के समान क्या है, मानवीय समुदाय का क्या है, विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। लेकिन मामला यहाँ पर बदला हुआ ये है कि राज्यों को पारस्परिक संघर्षों से बचाना चाहता है। अच्छी बात तो है। अगर लोकतंत्र की दुनिया में कोई सिद्धांत आपको ऐसा नजर आता है,
जो राज्यों को पारस्परिक संघर्षों से बचाना चाहता है, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, बढ़िया बात है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग को स्थापित करना चाहता है, राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग को स्थापित करना चाहता है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से क्या है, ये छोटे छोटे आप क्या बनाएंगे, सर्कल्स आप बनाएंगे। और ये जो आपके छोटे छोटे सर्कल्स हैं, इनको हम क्या मान लेते हैं, राज्य रूपी इकाइयां मान लेते हैं। इनको हम क्या मान लेते हैं, राज्य रूपी इकाइयां मान लेते हैं। इनको हम क्या मान लेते हैं, राज्य रूपी इकाइयां मान लेते हैं। इनको हम क्या मान लेते हैं, राज्य रूपी इकाइयां मान लेते हैं। अगर देखो आप इनको राज्य रूपी इकाइयां मान के चलोगे, तो आपको ये कहना पड़ेगा, अब जो आपको मैं समझाना चाहता हूं, कि ये जो राज्य रूपी इकाइयां हैं, इनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इनकी अपनी अपनी इनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बिल्कुल आपको कहना पड़ेगा, इनकी अपनी अपनी क्या होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, इनकी अपने अपने क्या है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अगली बात आप यहां पर यह कह पाएंगे कि इनकी महत्वाकांक्षाएं ही इनकी महत्वाकांक्षाएं ही इनकी महत्वाकांक्षाएं ही इनके मध्य इनके मध्य इनके मध्य पारस्परिक इनके मध्य पारस्परिक इनके मध्य पारस्परिक तनाव कह सकते हैं आप, ओब्लिक करके आप संघर्ष कह सकते हैं। पारस्परिक तनाव ओब्लिक संघर्ष के धरातल को के धरातल को के धरातल को पैदा करती हैं, 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 के धरातल को पैदा करती हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर हम लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत को इस रूप में लेकर के चलते हैं कि राज्यों को पारस्परिक संघर्षों से बचाना चाहता है और राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग को स्थापित करना चाहता है, तो आप सच्चाई तो देखो। अगर आप किसी भी भौगोलिक परिवेश में अलग अलग प्रकार की जो आपकी राज्य रूपी इकाइयां हैं, अगर आप उनको बनाने का कार्य करोगे, तो आपको ये कहने में बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेशन आपको नहीं होना चाहिए कि राज्य रूपी इकाइयों की अपने अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं, क्योंकि ये भी भाई अपना विकास करना चाहती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और इनकी ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं, यही महत्वाकांक्षाएं इनके मध्य क्या है, अक्सर पारस्परिक तनाव या संघर्ष के धरातल को क्या है, पैदा करने का कार्य करती हैं। तो भाई मेरे समझ में क्या आता है, मेरे समझ में यह आता है कि देखिए, जो लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत है, अगर आप इसको नैतिक शिक्षा के रूप में लेके चलें तो अच्छा है। अगर आप इसको क्या है, नैतिक शिक्षा के रूप में लेके चलें तो बढ़िया है, तब तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर आप इसको नैतिक शिक्षा के रूप में लेके चलेंगे तब तो बढ़िया है, तब तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप इसको क्या है ना, इस सिद्धांत के माध्यम से अगर आप राज्यों पर इस सिद्धांत के माध्यम से अगर आप राज्यों पर सीमाएं आरोपित करने की बात करेंगे, सीमाएं सीमाएं आरोपित अगर इस सिद्धांत के माध्यम से राज्यों पर सीमाएं आरोपित करनी हो, 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 तब ये मामला क्या माना जाएगा, तब ये मामला क्या माना जाएगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा। यानी कि राज्यों पर अगर आप सीमाएं आरोपित करना चाहते हैं या इस सिद्धांत के माध्यम से राज्यों पर सीमाएं आरोपित करनी हो, तब चुनौतीपूर्ण रहेगा, तब चुनौतीपूर्ण रहेगा, तब चुनौतीपूर्ण रहेगा। मैं इसकी बहुत गहराई आज आपको दिखाने वाला हूं। तब क्या रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा। अभी तो ड्राफ्टिंग के माध्यम से क्या है, मैंने आपको हल्का सा जागरूक करने का प्रयास किया है। तो ये मामला है, जब आप लोकतंत्र की दुनिया को कैलकुलेट करने का काम करते हैं साथियों, तो लोकतंत्र की दुनिया के आलोक में लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत आपके सामने आता है, जो राज्य रूपी इकाइयों को, राज्यों को, या आप देश भी कह सकते हैं, उनको क्या है, ये सिखाता है कि आपको पारस्परिक संघर्षों में अपने आप को इंगेज करके नहीं चलना है, बल्कि आपके मध्य क्या हमेशा
पारस्परिक सहयोग का धरातल बना रहे। लेकिन हम इसका दूसरा पहलू भी देख रहे हैं। पहलू हमने ये बनाया है कि अगर आप किसी भी भौगोलिक परिवेश में अगर आप राज्य रूपी इकाइयों को कैलकुलेट करने का काम करोगे तो इनकी अपनी अपनी क्या है महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और इनकी अपने अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं एक दूसरे के प्रति ही इनके मध्य क्या है कई बार पारस्परिक तनाव या पारस्परिक संघर्ष के धरातल को पैदा करने का कार्य कर देती हैं। तो मेरा कहना आपसे यह है कि लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत को अपनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एक नैतिक शिक्षा के रूप में लेकर के चलोगे, अगर आप राज्य रूपी इकाइयों को एक टीचिंग देना चाहते हैं, एक डायरेक्शन अगर आप देना चाहते हैं, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप राज्य रूपी इकाइयों को इस सिद्धांत के माध्यम से बांधना चाहते हैं, अगर आप इस सिद्धांत को राज्य रूपी इकाइयों के व्यवहार पर फोर्सफुली क्या है आरोपित करना चाहते हैं, तब आपका ऐसा व्यवहार क्या माना जाएगा, काफी चैलेंजिंग नेचर का माना जाएगा। यानी कि कैसा माना जाएगा, काफी चुनौतीपूर्ण माना जाएगा। अब मुझे आपको लैंग्वेज क्या देनी है, लिखो। लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत भी 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 लोकतंत्र के अन्य सिद्धांतों के समान लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत भी लोकतंत्र के अन्य सिद्धांतों के समान मानवीय समुदाय के लोगों का मानवीय समुदाय के लोगों का मानवीय समुदाय के लोगों का विकास सुनिश्चित करना चाहता है। मानवीय समुदाय के लोगों का विकास सुनिश्चित करना चाहता है। मानवीय समुदाय के लोगों का विकास सुनिश्चित करना चाहता है। मानवीय समुदाय के लोगों का विकास सुनिश्चित करना चाहता है। लेकिन इस सिद्धांत का मानना यह है कि लेकिन इस सिद्धांत का मानना यह है कि लेकिन इस सिद्धांत का मानना यह है कि संघर्ष के धरातल के आलोक में लेकिन इस सिद्धांत का मानना यह है कि संघर्ष के धरातल के आलोक में लेकिन इस सिद्धांत का मानना यह है कि संघर्ष के धरातल के आलोक में कोमा राज्य रूपी व्यवस्था के माध्यम से 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 मानवीय समुदाय के लोगों का 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 विकास मानवीय समुदाय के लोगों का विकास मानवीय समुदाय के लोगों का विकास सुनिश्चित कराना एक बड़ी चुनौती है। मानवीय समुदाय के लोगों का विकास सुनिश्चित कराना एक बड़ी चुनौती है। असल में यह सिद्धांत हमें यह समझाने का कार्य कर रहा है असल में यह सिद्धांत हमें यह समझाने का कार्य कर रहा है असल में यह सिद्धांत हमें यह समझाने का कार्य कर रहा है असल में यह सिद्धांत हमें यह समझाने का कार्य कर रहा है असल में यह सिद्धांत हमें यह समझाने का कार्य कर रहा है कि विकास शांतिपूर्ण वातावरण के आलोक में ही संभव है। विकास शांतिपूर्ण वातावरण के आलोक में ही संभव है कि विकास शांतिपूर्ण वातावरण के आलोक में ही संभव है। कि विकास शांतिपूर्ण बात तो सही है, लिखो बात तो सही है बात तो सही है बात तो सही है बात तो सही है लेकिन क्या लोकतांत्रिक शांति का लेकिन क्या लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत अपने आप में इतना सक्षम है लेकिन क्या लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत
अपने आप में इतना सक्षम है कि राज्य रूपी व्यवस्थाओं को कि राज्य रूपी व्यवस्थाओं को कि राज्य रूपी व्यवस्थाओं को बाध्य कर दे कि राज्य रूपी व्यवस्थाओं को बाध्य कर दे कि राज्य रूपी व्यवस्थाओं को बाध्य कर दे अपने मध्य अपने मध्य पारस्परिक सहयोग अपने मध्य पारस्परिक सहयोग अपने मध्य पारस्परिक सहयोग के धरातल को अपने मध्य पारस्परिक सहयोग के धरातल को स्थापित किए जाने के संदर्भ में अपने मध्य पारस्परिक सहयोग के धरातल को स्थापित किए जाने के संदर्भ के धरातल को स्थापित किए जाने के संदर्भ में नेक्स्ट पैराग्राफ बनाओ। बात को समझना, बात आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत को, अब मैं आक्रमण करूंगा अभी पांडे जी, बात को समझना। लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत को सिद्धांत कहना ही गलत है। लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत को सिद्धांत कहना ही गलत है। लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत को सिद्धांत कहना ही गलत है। असल में हमें इसे एक प्रकार की राजनीतिक शिक्षा मानना होगा। असल में हमें इसे एक प्रकार की राजनीतिक शिक्षा मानना होगा। असल में हमें इसे एक प्रकार की राजनीतिक शिक्षा मानना होगा और इसी राजनीतिक शिक्षा को आधार बनाते हुए और इसी राजनीतिक शिक्षा को आधार बनाते हुए और इसी राजनीतिक शिक्षा को आधार बनाते हुए राज्य रूपी व्यवस्थाओं को यह समझाना होगा। 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 राज्य रूपी व्यवस्थाओं को यह समझाना होगा कि आपको अपने मध्य देखो लैंग्वेज क्या आनी चाहिए, कि आपको अपने मध्य पारस्परिक संघर्षों के धरातल को कम से कम करना होगा। कम से कम करना होगा कि आपको अपने मध्य पारस्परिक संघर्षों के धरातल को कम से कम करना होगा। कम से कम करना होगा। प्रयास ऐसे करने होंगे कि अधिकांश मौकों पर 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 राज्य रूपी व्यवस्थाओं के मध्य प्रयास ऐसे करने होंगे कि अधिकांश मौकों पर राज्य रूपी व्यवस्थाओं के मध्य राज्य रूपी व्यवस्थाओं के मध्य राज्य रूपी व्यवस्थाओं के मध्य पारस्परिक सहयोग बना रहे। पारस्परिक सहयोग बना रहे। पारस्परिक सहयोग बना रहे। बताइए पांडे जी, आप समझ पा रहे हैं कुछ है नहीं? संदीप शाह जी आप भी बताइए, कुछ बात पकड़ में आती है या नहीं आती है? क्योंकि अगर आप लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत को किसी भी किताब से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो किताब पता है कई बार क्या सीधा व्यवहार कर देती है
किताब ये समझाने का कार्य करती है कि लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत बिल्कुल सीधा ये कहने का प्रयास करता है कि राज्य रूपी व्यवस्थाओं के मध्य पारस्परिक संघर्ष नहीं पनपते, बल्कि क्या दिखाई पड़ता है? पारस्परिक सहयोग दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं करना है व्यवहार। आपको लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत के संदेश को प्रमोट करना है, जैसे हमने प्रमोट करके दिखाया, लेकिन साथ ही साथ क्या है, बगल में सच्चाई भी आपको लेकर के चलनी है। और मैंने कहा कि आप इसे सिद्धांत क्यों कहें, क्योंकि जब आप सिद्धांत कहने की बात करते हैं तब आप अपनी बातों को थोड़ा बाध्यकारी बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि आर्थिक व्यवहार को बाध्य कर पाना क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैंने वही बात आपसे की कि अच्छा तो ये रहेगा कि लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत से हम सिद्धांत नामक शब्दावली को हटा दें और हम इसे क्या मान लें, एक प्रकार की राजनीतिक शिक्षा मान लें और इसी राजनीतिक से पारस्परिक सहयोग का धरातल बना रहे और पारस्परिक संघर्ष का धरातल ना पाए। ये बात हमने जो की है यहाँ पर बिल्कुल ठीक की है। अब मैं इससे थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा समझा करके एक अच्छी सी लैंग्वेज आपको दे दी जाए, और अच्छी सी लैंग्वेज देने के बाद क्या है कि आप घर में बैठ के भी क्या है इस पर थोड़ा विचार करना और अपना एक सेपरेट आर्टिकल क्या है लिखने का कार्य करना। आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आप एक अच्छी व्यवस्था के संदर्भ में अपने आप को क्या है जागरूक कर पाओगे, है ना। अगला पैराग्राफ बनाओ। वर्तमान समय में वर्तमान समय में विश्व के मानचित्र पर वर्तमान समय में विश्व के मानचित्र पर वर्तमान समय में विश्व के मानचित्र पर ऐसे देशों की संख्या कम नहीं। वर्तमान समय में विश्व के मानचित्र पर ऐसे देशों की संख्या कम नहीं जो लोकतंत्र के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। अन्य शब्दों में अन्य शब्दों में अन्य शब्दों में अपने आप को अन्य शब्दों में अपने आप को अन्य शब्दों में अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहने का कार्य कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश कहने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके मध्य लेकिन क्या उनके मध्य पारस्परिक तनाव लेकिन क्या उनके मध्य पारस्परिक तनाव कोमा पारस्परिक संघर्ष लेकिन क्या उनके मध्य पारस्परिक तनाव कोमा पारस्परिक संघर्ष का धरातल नहीं दिखाई पड़ रहा? नहीं दिखाई पड़ रहा। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चाहे मामला संयुक्त राज्य अमेरिका का हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चाहे मामला संयुक्त राज्य अमेरिका का हो, कोमा चाहे मामला रूस का हो, कोमा चाहे मामला चीन का हो, ये सभी अपने आप को ये सभी अपने आप को विश्व की
महान शक्तियों में गिनते हैं। ये सभी अपने आप को विश्व की महान शक्तियों में गिनते हैं। ये सभी अपने आप को विश्व की महान शक्तियों में गिनते हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि 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 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यापक पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यापक पैमाने पर पारस्परिक संघर्षों का धरातल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यापक पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यापक पैमाने पर पारस्परिक संघर्षों का धरातल पारस्परिक संघर्षों का धरातल देने का कार्य इन्होंने ही किया देने का कार्य इन्होंने ही किया देने का कार्य इन्होंने ही किया। कुल मिलाकर एक तर्कसंगत व्यवहार यही होगा। कुल मिलाकर एक तर्कसंगत व्यवहार यही होगा। कुल मिलाकर एक तर्कसंगत व्यवहार यही होगा कि हम लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत को कि हम लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत को एक प्रकार की राजनीतिक शिक्षा ही मान लें एक प्रकार की राजनीतिक शिक्षा ही मान लें। पारस्परिक संघर्षों से अपने आप को बचाएं 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 और एक शांतिपूर्ण वातावरण के आलोक में 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 अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब पूरा संदेश आपके सामने आ गया है। लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत को हमने अच्छे से आपको समझा दिया है। हमने आपको यह भी बताने का कार्य किया कि लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत के जो मेन प्रोपाउंडर हैं जो मुख्य प्रतिपादक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को बनाने का कार्य किया उनका नाम क्या है? माइकल डोले। तो आपको कैसे कैसे व्यवहार करना है ये तमाम प्रकार की बातें क्या हैं हमने आपको समझाने का या बतलाने का कार्य कर दिया है। अब इसको आप चाहें तो और भी आसानी इसको दे सकते हैं। जैसे जब आप अपने पाठ्यक्रम में आने का प्रयास करेंगे तो आपके पाठ्यक्रम में भारतीय राजनीतिक विचारकों की दुनिया है और आपके पाठ्यक्रम में भारतीय राजनीतिक विचारकों की दुनिया में आचार्य चाणक्य भी हैं। और हम तो कहते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में जो सारी की सारी शिक्षाएं ताकत आपको लेकर के चलनी है वो कहाँ लेकर चलनी है? आचार्य चाणक्य के विचारों के आलोक में ही आपको लेकर के चलनी है। हालांकि आचार्य चाणक्य का जो विचार है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के आलोक में है, लेकिन आप आज भी तो देख रहे हैं जो कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने आप को विश्व की महान शक्तियां कहने का प्रयास करते हैं, तो भैया अगर आप विश्व की महान शक्तियां हैं तो आपको तो विश्व को शांति देनी चाहिए ना। अगर आप अपने आप को विश्व की महान शक्तियां कहने का कार्य करते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी तो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पारस्परिक तनाव या संघर्षों के धरातल में लिप्त ना होने दें।
हालांकि आप यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का रेफरेंस दे सकते हैं, है ना, कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या है, एक शांति का वातावरण देने का कार्य करता है, ये बात ठीक है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी पारस्परिक संघर्ष या पारस्परिक तनाव जो आपके हैं वो कम नहीं हुए, बल्कि क्या है, एज इट इज बने हुए हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये रहेगा कि जो कंट्रीज अपने आप को विश्व की महान शक्तियां कहने का कार्य कर रही हैं, तो हमको तो ऐसा विचार करने की आवश्यकता है कि भैया आपकी जिम्मेदारी और भी बड़ी बन जाती है कि आप मानवीय समुदाय के लोगों को एक शांतिपूर्ण वातावरण दें, ताकि उस शांतिपूर्ण वातावरण के आलोक में मानवीय समुदाय के लोग व्यवस्थित तरीके से अनुशासित होकर के अपने आप को क्या है, विकास के पथ पर आगे बढ़ा पाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं माइकल डोले साहब का बहुत बड़ा विरोध कर रहा हूं, लेकिन मैंने थोड़ा बदलाव किया है अपनी बातों में। हम इसको कैसे लेके चले, फाइनली हमें क्या कहना है कि हम इसको एक बाध्यकारी रूप में लेकर के नहीं चलेंगे, एक सिद्धांत के रूप में भी लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि क्या है, एक प्रकार की राजनीतिक शिक्षा के रूप में लेकर के चलेंगे। अब मेरी बातें पकड़ो। आचार्य चाणक्य हालांकि अपना व्यवहार राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में कर रहे थे। पांडे जी बात को पकड़ना, क्योंकि आप पहले भी पढ़ के बैठे हैं। और आचार्य चाणक्य का मानना यह था कि शांतिपूर्ण जो वातावरण है वो विकास का परिचायक है ही नहीं। आप कहां जाओगे? यहां माइकल डोले साहब या लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत हमें यह समझाने का कार्य कर रहा है कि मानवीय समुदाय के लोगों के विकास को अगर आप व्यवस्थित करना चाहते हैं या सकारात्मक रूप में सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो मानवीय समुदाय के लोगों को आपको शांतिपूर्ण वातावरण देना होगा। यही तो पर्पज हुआ। लेकिन सोचो, आचार्य चाणक्य जैसे महान विद्वान, आचार्य चाणक्य जैसे महान विद्वान, हालांकि मैं फिर वही बात कहूंगा कि वो अपना विचार राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में रख रहे थे, लेकिन उनका मानना यह था कि शांतिपूर्ण वातावरण जो है ये विकास का, डेवलपमेंट का सिंबल नहीं है। कितना बड़ा विद्वान! और बातें क्या, बातें ये कि शांतिपूर्ण वातावरण जो है ये विकास का प्रतिबिंब नहीं और विकास का परिचायक नहीं। ऐसा उन्होंने इस नाते कहा क्योंकि आचार्य चाणक्य ये मान के चल रहे थे कि अगर राज्य अपने लोगों को लगातार नई नई प्रकार की सुविधाएं देना चाहता है, या राज्य अपने लोगों को लगातार नई नई प्रकार की सुविधाओं के साथ क्या है, सहूलियत देना चाहता है, उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष को आसान बनाना चाहता है, तो बनाओ। समस्या क्या है? समस्या यह है कि अगर राज्य लगातार ऐसा प्रयास करके चलेगा तो राज्य को क्या है, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना होगा। और आचार्य चाणक्य के शब्दों में अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने का एक ही तरीका था कि राज्य कैसा व्यवहार कर बैठे, साम्राज्यवादी व्यवहार कर बैठे। अगर राज्य लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहेगा तो आए दिन उसको क्या है, नए नए प्रकार के संसाधन मिलते रहेंगे, और इन्हीं संसाधनों का प्रयोग करते हुए, इन्हीं अतिरिक्त संसाधनों का प्रयोग करते हुए राज्य क्या है, अपने लोगों को सुविधाएं दे पाएगा, सहूलियत दे पाएगा, उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष को आसान बना पाएगा। तो अगर आचार्य चाणक्य ने साम्राज्यवादी व्यवहार को, राज्य के साम्राज्यवादी व्यवहार को विकास का परिचायक या विकास का प्रतिबिंब माना, तो आचार्य चाणक्य राज्य रूपी व्यवस्थाओं को किस प्रकार का संदेश देने का कार्य कर रहे थे कि भैया आपको आपस में क्या है, फाइट करनी है। अब साम्राज्य विस्तार होगा या भौगोलिक विस्तार होगा तो सामने वाले राज्य के साथ क्या है, आपको फाइट करके चलना पड़ेगा। तो वो क्या है, इस सिद्धांत के बिल्कुल क्या है, अगेंस्ट है। अंतर यह भी है कि ये पूरा मामला किसका है, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में है, और आचार्य चाणक्य का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है,
वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में है। डेवलपमेंट आपको यहां भी मिलेगा, और डेवलपमेंट क्या है, आपको आचार्य चाणक्य के विचारों के अंदर भी आपको मिलेगा। तो हम चाहते हैं क्यों ना इसका ट्रीटमेंट आचार्य चाणक्य की ओर से भी कर लिया जाए, अच्छा रहेगा। क्या नुकसान है, अभी तो समय है हमारे पास, है ना। लिखो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि माइकल डोले, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि माइकल डोले जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि माइकल डोले जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि माइकल डोले जैसे विद्वान ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में, या ऐसे लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में लोकतांत्रिक शांतिक शांति के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया। लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया। लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया, प्रेजेंटेशन किया। लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया, प्रेजेंटेशन किया। सिद्धांत को, वो कहना क्या है मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन माइकल डोले के इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप लेकिन माइकल डोले के इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दिए जाने में समस्याएं हैं, दिए जाने में समस्याएं हैं, दिए जाने में समस्याएं हैं। हाँ अच्छी बात यह है कि हाँ अच्छी बात यह है कि माइकल डोले के इस सिद्धांत के माध्यम से हाँ अच्छी बात यह है कि माइकल डोले के इस सिद्धांत के माध्यम से हम राज्य रूपी व्यवस्थाओं को सावधान कर सकते हैं। हम राज्य रूपी व्यवस्थाओं को सावधान कर सकते हैं। हम राज्य रूपी व्यवस्थाओं को सावधान कर सकते हैं। कि शांतिपूर्ण वातावरण के आलोक में विकास की संभावनाएं अधिक रहती हैं। कि शांतिपूर्ण वातावरण के आलोक में विकास की संभावनाएं अधिक रहती हैं। कि शांतिपूर्ण वातावरण के आलोक में विकास की संभावनाएं अधिक रहती हैं। कि शांतिपूर्ण वातावरण के आलोक में विकास की संभावनाएं अधिक रहती हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महान विचारक आचार्य चाणक्य, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महान विचारक आचार्य चाणक्य, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में महान विचारक आचार्य चाणक्य अपना व्यवहार अपना व्यवहार अपना व्यवहार राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में कर रहे थे। अपना व्यवहार राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में कर रहे थे। अपना व्यवहार राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में कर रहे थे। लेकिन आचार्य चाणक्य विकास के विरोधी नहीं थे। लेकिन आचार्य चाणक्य विकास के विरोधी नहीं थे। लेकिन आचार्य चाणक्य विकास के विरोधी नहीं थे।
लेकिन आचार्य चाणक्य विकास के विरोधी नहीं थे। लेकिन आचार्य चाणक्य विकास के विरोधी नहीं थे, बल्कि विकास के समर्थक थे। लेकिन आचार्य चाणक्य विकास के विरोधी नहीं थे, बल्कि विकास के समर्थक थे, बल्कि विकास के समर्थक थे, बल्कि विकास के समर्थक थे। चौंकाने वाली बात यह है कि चौंकाने वाली बात यह है कि आचार्य चाणक्य राज्यों के मध्य पारस्परिक संघर्षों को ही राज्यों के मध्य पारस्परिक संघर्षों को ही राज्यों के मध्य पारस्परिक संघर्षों को ही विकास का परिचायक माना करते थे। राज्यों के मध्य पारस्परिक संघर्षों को ही राज्यों के मध्य पारस्परिक संघर्षों को ही विकास का परिचायक माना करते थे। असल में उनका मानना यह था कि कोई भी राज्य अपना तथा अपने लोगों का असल में उनका मानना यह था कि कोई भी राज्य अपना तथा अपने लोगों का असल में उनका यह मानना था कि कोई भी राज्य अपना तथा अपने लोगों का विकास तभी सुनिश्चित करा सकता है विकास तभी सुनिश्चित करा सकता है विकास तभी सुनिश्चित करा सकता है जब उसे लगातार अतिरिक्त संसाधन मिलते रहें जब उसे लगातार अतिरिक्त संसाधन मिलते रहें जब उसे लगातार अतिरिक्त संसाधन मिलते रहें। इन अतिरिक्त संसाधनों को जुटाए जाने के संदर्भ में ही इन अतिरिक्त संसाधनों को जुटाए जाने के संदर्भ में ही इन अतिरिक्त संसाधनों को जुटाए जाने के संदर्भ में ही इन अतिरिक्त संसाधनों को जुटाए जाने के संदर्भ में ही इन अतिरिक्त संसाधनों को जुटाए जाने के संदर्भ में ही जुटाए जाने के संदर्भ में ही आचार्य चाणक्य ने राज्य रूपी व्यवस्थाओं को आचार्य चाणक्य ने राज्य रूपी व्यवस्थाओं को आचार्य चाणक्य ने राज्य रूपी व्यवस्थाओं को साम्राज्यवादी व्यवहार करने की सलाह दी साम्राज्यवादी व्यवहार करने की सलाह दी साम्राज्यवादी व्यवहार करने की सलाह दी साम्राज्यवादी व्यवहार करने की सलाह दी। अन्य शब्दों में पारस्परिक संघर्षों को अपनाए जाने की सलाह दी अन्य शब्दों में पारस्परिक संघर्षों को अपनाए जाने की सलाह दी अन्य शब्दों में पारस्परिक संघर्षों को अपनाए जाने की सलाह दी। कुल मिलाकर माइकल डोले कुल मिलाकर माइकल डोले कुल मिलाकर माइकल डोले जहां जहां एक और शांतिपूर्ण वातावरण को जहां एक और शांतिपूर्ण वातावरण को जहां एक और शांतिपूर्ण वातावरण को विकास का परिचायक मानकर चल रहे थे शांतिपूर्ण वातावरण को विकास का परिचायक मानकर चल रहे थे शांतिपूर्ण वातावरण को विकास का परिचायक मानकर चल रहे थे शांतिपूर्ण वातावरण को विकास का परिचायक मानकर चल रहे थे। वहीं दूसरी ओर आचार्य चाणक्य वहीं दूसरी ओर आचार्य चाणक्य वहीं दूसरी ओर आचार्य चाणक्य वहीं दूसरी ओर आचार्य चाणक्य
आचार्य चाणक्य पारस्परिक संघर्षों को पारस्परिक संघर्षों को पारस्परिक संघर्षों को पारस्परिक संघर्षों को विकास का परिचायक मानकर चल रहे थे। पारस्परिक संघर्षों को विकास का परिचायक मानकर चल रहे थे। तो भाई इस सिद्धांत को आपको घर में बैठ के अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है। और मेरा कहना तो ये रहेगा, इस सिद्धांत को पढ़ के समझ के, या जो भी मैंने डायरेक्शंस आपको देने का कार्य किया है उनको आधार बना करके क्या है, आप अपना क्या लिखेंगे, सेपरेट आर्टिकल लिखेंगे, है ना। और अगर परीक्षा में सवाल आएगा तो हम तो यही मान के चलेंगे कि अब भाषा वो कैसी भी बना ले, सारी चीजें आपकी गिरफ्त में, कहाँ कहाँ घुमाएगा, है ना, कहाँ कहाँ घुमाएगा। तो फिलहाल के लिए क्या है कि लोकतंत्र को नमस्कार कर देते हैं। काफी कुछ हमने आपको सिखा दिया है, काफी कुछ हमने आपको क्या बता दिया है। कुछ जो बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी अलग से भी वो हम बना रहे हैं। हमने आपको बोला ही है कि हमको आपके साथ पत्र व्यवहार करना है, वो उसके माध्यम से क्या है आप तक पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहें। फिलहाल जो मामला कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है वो पूरा आपका क्या है हो चुका है। और इसमें हमने क्या है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी क्या है आपको देने का कार्य किया है, जो फिलहाल के लिए हमको क्या है जरूरी लगी। मेरी पुरानी आदत है, बहुत पुरानी आदत है, मैं सारी की सारी बातें एक साथ नहीं जोड़ता हूँ, हिसाब से चीजों को क्या है जोड़ के चलता हूँ। तो आप भरोसा व्यक्त करके चले, आपका फायदा होगा, बिल्कुल आप अच्छा सीखेंगे। और अगर आप क्लास के साथ अपना जुड़ाव अच्छा करके चलेंगे, डेली जो कक्षा ने आपको सिखाया घर में जाकर के अगर आपने उस पर व्यवहार किया, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि आप अपने आप को अपनी परीक्षा के लिए क्या है बहुत ही सकारात्मक तरीके से तैयार कर पाएंगे। आप थोड़ा वेलकम कर लेते हैं किसका, समानता, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वालिटी। क्या कहते हैं, इक्वालिटी, समानता, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इक्वालिटी कहा जाता है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन हम बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से समझाने वाले हैं कि आप उस तरीके से अगर डिस्कस करेंगे तो बात तुरंत पकड़ में आएगा। पहली बात तो क्या है, अगर हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मूव ऑन करते हैं तो समानता क्या है आपके लिए, एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत है। एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत है, एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत है। ओके। अगर हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार व्यवहार करेंगे तो समानता क्या माना जाएगा, एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत माना जाएगा। हम अपनी ओर से भी व्यवहार कर लेते हैं। हमारे लिए समानता क्या है, हमारे लिए समानता क्या है असल में, राजनीतिक सिद्धांत के साथ साथ क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य भी है। और राजनीतिक सिद्धांत के साथ साथ क्या है भी, लोकतांत्रिक मूल्य भी आप इसको क्या है लेकर के चलेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के साथ साथ क्या है आप इसको क्या है लोकतांत्रिक मूल्य भी क्या है लेकर के चलेंगे, है ना। तो समानता, हाँ रावत जी बताना समानता क्या है, जैसे कुछ डेफिनेशन, कुछ मन में विचार आ रहा हो। हम्म। हाँ जी पांडे जी, यस समानता सर। आपके, आपके लिए समानता क्या, ओरली बोल के बताओ आपके लिए समानता क्या है। सर जहाँ पर सभी वर्गों को हर एक प्रकार से सारे अधिकार दिए जाएं, जिसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो, चाहे पूंजीपति वर्ग हो या सामान्य वर्ग। बस, अगर ये इतना कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास है तो भी काम चल जाएगा। संदीप शाह जी आप भी बताएं एक बार जरा।
मतलब चलते फिरते अगर हमें किसी को बताना हो ना, समय ना हो हमारे पास, हम जल्दबाजी में हो, और कोई अचानक से पूछ बैठे कि भी समानता क्या है, तो चलते फिरते घूमते फिरते, मैं तो कहूंगा दौड़ते हुए, आप इतना भी कह गए ना कि अधिकारों के धरातल पर बिना किसी भेदभाव के, जैसा पांडे जी ने कहा, बिना किसी पक्षपात के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही क्या है, समानता है ना। ये तो अलग बात हो गया। अब मेरी बातें गौर से सुनो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, मेरी बातों को गौर से समझना, कि मान लीजिए आप क्या है, रोड से जा रहे हैं, आपने किसी व्यक्ति को किसी बड़ी गाड़ी में देखा, है ना, तो क्या कभी आपके मन में ऐसा विचार आया कि ऐसी गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं? आता है कि नहीं आता है? आता है ना। ऐसा कोई विचार किसी को देख करके, चाहे उसका कोई भौतिक आवरण हो, चाहे उसका अपना व्यक्तित्व हो, चाहे अपना उसका पहनावा हो, चाहे उसका क्या है, रहन सहन हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इन चीजों को देख करके ऐसा महसूस करने लगते हैं कि ये चीजें हमारे पास क्यों नहीं। तो अगर हम ऐसा महसूस करके चलते हैं, तो पता हम कैसा व्यवहार कर रहे होते हैं, हम उस व्यक्ति के साथ अपनी समानता लाना चाहते हैं। अधिकारों की बात तो बहुत बड़ी बात होगी। साइकोलॉजिकली दिन में कई बार न जाने कितने लोगों के साथ, न जाने कितने भौतिक आवरणों के साथ हम इस प्रकार की मन ही मन में एक समानता क्या है, लाने का कार्य करते हैं। यानी कि मैं आपको ये समझाने का कार्य कर रहा हूं कि समानता को प्राप्त करने की जो भूख है ना, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी भूख है। और जैसे कि संभवतः आप तो नहीं जानते होंगे, पांडे जी हमारे पुराने छात्र हैं, संदीप शाह जी हाल ही में जुड़े हैं, लेकिन पांडे जी भली बात इन बातों को जानते हैं कि हम पूर्णतः साम्यवादी हैं, और समानता को एक साम्यवादी ही आपको अच्छी तरीके से समझा सकता है। ऐसा इस नाते, क्योंकि जब आप समाजवाद को पढ़ते हैं, जब आप साम्यवाद को पढ़ने की बात करते हैं, तो वहां समानता की जो कैलकुलेशंस हैं, उनमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। वहां संपूर्ण समानता की बातें आती हैं, जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे भी। कार्ल मार्क्स तो अलग से ही हैं आपके लिए, कार्ल मार्क्स तो अलग से ही आपके हैं, और राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया में मार्क्सवाद अलग से दिया हुआ आपके लिए। तो आपको तो दुगनी मेहनत करके चलनी पड़ेगी। इसलिए मेरा पैटर्न ये रहेगा कि मैं धीरे 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 आपको क्या है, वहां लेकर के जाऊंगा जहां आपको क्या है, बड़ी यात्राएं करनी है, या गहरी क्या है, यात्राएं करनी है। आप सब कुछ भूल जाएं, जो कुछ मैंने आपको समझाया है उस पर भी मैं एक पैराग्राफ आपको दूंगा, इंट्रोडक्शन बढ़िया करेंगे, आप ऐसा व्यवहार करना शुरू करें। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा उदारवाद। आप अपने पाठ्यक्रम में देखना, आपको अपने पाठ्यक्रम में क्या मिलेगा, उदारवाद मिलेगा। क्या मिलेगा, उदारवाद मिलेगा। ये भी कैसे है, राजनीतिक सिद्धांत के रूप में क्या आपके सामने रखा गया है। तो जो कहने का मतलब ये है, उदारवाद जो है, उदारवाद हमें अच्छा लगता है भाई। पहली बात तो क्या है, हमें उदारवाद अच्छा क्यों लगता है? पहली बात तो ये कि उदारवाद हमें अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि उदारवाद अपना संबंध, अपना संबंध
समाजवाद के साथ लेकर चलता है, अपना संबंध समाजवाद के साथ लेकर चलता है, अपना संबंध समाजवाद के साथ लेकर चलता है, अपना संबंध समाजवाद के साथ लेकर चलता है ना। दूसरी बात यह भी है कि राज्य कोमा समाज, राज्य कोमा समाज के विकास के संदर्भ में, 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 राज्य कोमा समाज के विकास के संदर्भ में मानव के व्यक्तिगत विकास को, मानव के व्यक्तिगत विकास को, मानव के व्यक्तिगत विकास को भूलने का कार्य नहीं करता, व्यक्तिगत विकास को भूलने का कार्य नहीं करता, भूलने का कार्य नहीं करता, भूलने का कार्य नहीं करता, भूलने का कार्य नहीं करता। जैसे कभी आप फासीवाद को पढ़ने का कार्य करेंगे, या जैसे कभी आप क्या नाजीवाद को पढ़ने का कार्य करेंगे, तो फासीवाद और नाजीवाद ये ऐसी विचारधाराएं हैं जो राज्य के विकास को प्राथमिकता देते 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 मानव के व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा कर बैठते हैं। लेकिन उदारवाद के साथ अच्छा यह है कि उदारवाद राज्य और समाज के विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन उदारवाद ये भी कहता है ना, उदारवाद ये भी कहता है कि भी राज्य और समाज के विकास के साथ साथ हम मानव के कार्य करेंगे, तो उदारवाद क्या है, कोई समस्या नहीं। मैंने उदारवाद यहां पे क्यों रखा, इस तरीके से एक तो बात आपको मिल रही है। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि उदारवाद जो है, शुरुआत हम यहीं से करेंगे, है ना। उदारवाद जो आपका है वो क्या है, वो समानता, समानता के कानूनी पक्ष, समानता के कानूनी पक्ष को अधिक प्राथमिकता देता है, ये कहना है आपको। समानता के कानूनी पक्ष को अधिक प्राथमिकता देता है, समानता के कानूनी पक्ष को अधिक प्राथमिकता देता है, समानता के कानूनी पक्ष को क्या है, अधिक प्राथमिकता देता है। क्या कहने का कार्य करता है ना, कानूनी पक्ष को क्या कहने का कार्य करता है। उदारवाद का मानना यह है, उदारवाद का मानना यह है, उदारवाद का मानना यह है, उदारवाद का मानना यह है कि कानून की निगाह में, कानून की निगाह में, अभी तो आगे चल के बड़े बड़े आक्रमण करेंगे हम, कानून की निगाह में सभी लोग एक समान हैं, कानून की निगाह में सभी लोग एक समान हैं, कानून की निगाह में सभी लोग एक समान हैं, कानून की निगाह में सभी लोग एक समान हैं, कानून की निगाह में सभी लोग क्या हैं, एक समान हैं। जबकि आप जान पा रहे हैं ये इसका सैद्धांतिक पक्ष रहेगा, व्यवहारिक पक्ष को आप जानते हैं, है ना। कहाँ कानून की निगाह में सभी लोग एक समान है, कहाँ होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ ये सैद्धांतिक पक्ष के हिसाब से क्या है, इस प्रकार का व्यवहार करने में किसी प्रकार की कोई समस्या या आपको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ले लेते हैं। क्या लेके चलेंगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लेके चलेंगे। देखो, समानता जैसे मूल्य को, समानता जैसे मूल्य को समानता जैसे मूल्य को राजनीतिक सिद्धांत के साथ साथ, समानता जैसे मूल्य को
राजनीतिक सिद्धांत के साथ साथ समानता जैसे मूल्य को राजनीतिक सिद्धांत के साथ साथ समानता जैसे मूल्य को राजनीतिक सिद्धांत के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य लोकतांत्रिक मूल्य लोकतांत्रिक मूल्य लोकतांत्रिक मूल्य मानने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लोकतांत्रिक मूल्य मानने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मानवीय समुदाय के लोग मानवीय समुदाय के लोग मानवीय समुदाय के लोग समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर मानवीय समुदाय के लोग समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर मानवीय समुदाय के लोग समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर अपने आप को विकास के पथ 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 पर आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। पेंचेंस करो इसी में। समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य को परिभाषित करने का 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 एक अच्छा तरीका यह है कि 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 विशेष तौर पर अधिकारों कोमा सुविधाओं के धरातल पर विशेष तौर पर अधिकारों कोमा सुविधाओं के धरातल पर विशेष तौर पर अधिकारों कोमा सुविधाओं के धरातल पर बिना किसी भेदभाव के विशेष तौर पर अधिकारों कोमा सुविधाओं के धरातल पर बिना किसी भेदभाव के मानवीय समुदाय के लोगों को मानवीय समुदाय के लोगों को मानवीय समुदाय के लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराना समान अवसर उपलब्ध कराना समान अवसर उपलब्ध कराना समान अवसर उपलब्ध कराना या उनके साथ समान व्यवहार करना समान अवसर उपलब्ध कराना या उनके साथ समान व्यवहार करना या उनके साथ समान व्यवहार करना ही ही समानता है ही समानता है। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब मैं आपको कुछ अलग सिखाने जा रहा हूं, है ना। चौंकाने वाली बात तो यह है कि समानता जैसे मूल्य को समानता जैसे मूल्य को समानता जैसे मूल्य को मानवीय समुदाय के मध्य चौंकाने वाली बात तो यह है कि समानता जैसे मूल्य को मानवीय समुदाय के मध्य स्थापित किए जाने के संदर्भ में मानवीय समुदाय के मध्य स्थापित किए जाने के संदर्भ में दैवीय शक्ति के सिद्धांत का सहारा भी लिया जाता है। दैवीय शक्ति के सिद्धांत का सहारा भी लिया जाता है। गौर करना,
दैवीय शक्ति के सिद्धांत का सहारा भी लिया जाता है। दैवीय शक्ति के सिद्धांत का सहारा भी लिया जाता है। दैवीय शक्ति के सिद्धांत का सहारा भी लिया जाता है। अक्सर हम यह कहने का प्रयास करते हैं, अक्सर हम यह कहने का प्रयास करते हैं, अक्सर हम यह कहने का प्रयास करते हैं, अक्सर हम यह कहने का प्रयास करते हैं कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर की संतानें हैं, कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर की संतानें हैं, कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर की संतानें हैं, कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर की संतानें हैं। और ईश्वर ने हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, और ईश्वर ने हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, ने हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, और ईश्वर ने हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, और ईश्वर ने हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। तो हम भेदभाव को स्वीकार करके क्यों चले? 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 मामला यदि अधिकारों का है या सुविधाओं का, 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 तब तो हमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार को अपनाना होगा। तब तो हमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार को अपनाना होगा। तब तो हमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार को अपनाना होगा। तब तो हमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार को अपनाना होगा, समान व्यवहार को अपनाना होगा। भी आ रही नहीं आ रही बात समझ में? तो हमने इसको दैवीय शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ दिया, है ना, और हमारे माइंड में इस प्रकार के विचार आते रहते हैं, वही आपको लिखा दिया, है ना। और ऐसा आप कहते भी हैं कि भी हम सभी लोग क्या हमें जब किसअप करके क्यों चले, तो हम कहने का प्रयास करते हैं कि यदि मामला किसका है, अधिकारों का है, सुविधाओं का है, अवसरों का है, तो होना चाहिए। यानी कि हम क्या है, समानता को क्या है, अचीव करना चाहते हैं। एक पैराग्राफ और बना लो, समझ अगर आ जाएगी तो बाकी चीजें तो खैर गिर में ही कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, नागरिक शास्त्र की दुनिया में जो भी विचारधाराएं अपनी यात्राएं कर रही हैं, दुनिया में जो भी विचारधाराएं अपनी यात्राएं कर रही हैं, नागरिक शास्त्र की दुनिया में जो भी विचारधाराएं अपनी यात्राएं कर रही हैं, व्यक्तिवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, ये ऐसी विचारधाराएं हैं, ये ऐसी विचारधाराएं हैं जिन्होंने समानता जैसे मूल्य का, जिन्होंने समानता जैसे मूल्य का सबसे बड़ा समर्थन किया, जिन्होंने समानता जैसे मूल्य का सबसे बड़ा समर्थन किया।
जिन्होंने समानता जैसे मूल्य का सबसे बड़ा समर्थन किया। अच्छा यह रहेगा कि अच्छा यह रहेगा कि समानता जैसे मूल्य का अच्छा यह रहेगा कि समानता जैसे मूल्य का अच्छा यह रहेगा कि समानता जैसे मूल्य का प्रस्तुतिकरण करते हुए समानता जैसे मूल्य का प्रस्तुतिकरण करते हुए हम उदारवाद को हम उदारवाद को हम उदारवाद को अपना सबसे बड़ा सहयोगी धरातल बना लें। हम उदारवाद को अपना सबसे बड़ा सहयोगी धरातल बना लें। हम उदारवाद को अपना सबसे बड़ा उदारवाद को अपना सबसे बड़ा क्योंकि उदारवाद भी अपने समाजवादी व्यवहार के आलोक में क्योंकि उदारवाद भी अपने समाजवादी व्यवहार के आलोक में क्योंकि उदारवाद भी अपने समाजवादी व्यवहार के आलोक में अपने समाजवादी व्यवहार के आलोक में अपने समाजवादी व्यवहार के आलोक में मानवीय समुदाय के लोगों को समानता मानवीय समुदाय के लोगों को देना चाहता है। मानवीय समुदाय के लोगों को समानता देना चाहता है। हालांकि इस संदर्भ में हालांकि इस संदर्भ में उदारवाद का बड़ा झुकाव 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 कानूनी कानूनी पक्ष की ओर रहा कानूनी पक्ष की ओर रहा जिसके अंतर्गत उदारवाद यह समझाने का कार्य करता है जिसके अंतर्गत उदारवाद यह समझाने का कार्य करता है जिसके अंतर्गत उदारवाद यह समझाने का कार्य करता है जिसके अंतर्गत उदारवाद यह समझाने का कार्य करता है कि कानून की निगाह में सभी लोग एक समान हैं कि कानून की निगाह में सभी लोग एक समान हैं कि कानून की निगाह में सभी लोग एक समान हैं कि कानून की निगाह में सभी लोग एक समान हैं कि कानून की निगाह में सभी लोग एक समान हैं कानून महिला पुरुष के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा कानून महिला पुरुष के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा कोमा अमीर गरीब के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा 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 कोमा निम्न जाति तथा उच्च जाति के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा निम्न जाति तथा उच्च जाति के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा भले ही समानता के संदर्भ में उदारवाद का झुकाव भले ही समानता के संदर्भ में उदारवाद का झुकाव भले ही समानता के संदर्भ में
उदारवाद का झुकाव कानूनी पक्ष की ओर अधिक रहा हो, कानूनी पक्ष की ओर अधिक रहा हो, कानूनी पक्ष की ओर अधिक रहा हो, लेकिन उदारवाद के इस झुकाव को लेकिन उदारवाद के इस झुकाव को लेकिन उदारवाद के इस झुकाव को शक्तिशाली कोमा सकारात्मक शक्तिशाली कोमा सकारात्मक शक्तिशाली कोमा सकारात्मक झुकाव मानने में कोई समस्या नहीं, 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 झुकाव मानने में कोई समस्या नहीं। ऐसा इस नाते क्योंकि जब कानूनी तौर पर सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ऐसा इस नाते क्योंकि जब कानूनी तौर पर सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ऐसा इस नाते क्योंकि जब कानूनी तौर पर सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, तब लोगों के जीवन के अन्य पक्षों में समानता अपने आप ही आ जाएगी, तब लोगों के जीवन के अन्य पक्षों में समानता अपने आप ही आ जाएगी, तब लोगों के जीवन के अन्य पक्षों में समानता अपने आप ही आ जाएगी, तब लोगों के जीवन के अन्य पक्षों में समानता अपने आप ही आ जाएगी, तब लोगों के जीवन के अन्य पक्षों में समानता अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है जी। तो कल चुनाव है आपके यहाँ पर, है ना? तो कल तो रहेगा आपका अवकाश, कल सेंटर ऑफ है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और अब सीधा आपकी क्लास कब होगी? कब होगी? कल चुनाव की छुट्टी है, परसों आपकी क्लास होगी, है ना? कल चुनाव की छुट्टी है भाई, और परसों आपकी क्या होगी? क्लास होगी। हमको आने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन संस्थान का ऐसा मानना है, जहां आपके लिए अरेंजमेंट किया गया है कि साहब स्थानीय निकाय के चुनाव का मामला है, आप पढ़ाने आएंगे तो कोई ऐसा ना हो कि चालान कट जाए, है ना? कई बार ऐसा हो जाता है। तो कल का अवकाश ही रहने देते हैं, और क्लास जो अब आपकी होगी परसों, आपकी 4 बजे आपकी क्लास रहेगी। ठीक है। तो पांडे जी आपका धन्यवाद, संदीप शाह जी आपका भी धन्यवाद कि आपने क्लास में अपना पार्टिसिपेशन किया। जो कुछ आज सिखाया है, जरा घर में बैठ के समय निकाल के ना अपनी ओर से इन बातों को लिखना जरूर, है ना? एक नई समझ पैदा होगी, और एक क्या है, व्यवस्थित समझ पैदा होगी। ठीक है। तो मिलते हैं परसों आपसे। चलो ठीक है।